अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवलिशिया की। तो आज जो है वो तकदीर के दरिया का एपिसोड 4 जो है वो हम रीड आउट करेंगे। एपिसोड शुरू होने से पहले मैं कहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द जो है वो हमारी 1K फैमिली तो हो एटलीस्ट। व्यूज आ जाते हैं लेकिन आप तक सब्सक्राइब किए बगैर ही भाग जाते हैं, तो ऐसा ना किया करें। उसके चेहरे का रंग बदल गया। या अल्लाह, ये क्या नया कमाल कर दिया तुमने। विशाल जवेरा के आंसू जब्त के बावजूद बह निकले। हमने हमने वैसे ही किया जैसे रुकैया भाभी करती हैं, बस थोड़ा पानी थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरा आटे का थाल उठाकर सहन में ले आई, सबके सामने। देखें, देखें ये शाहकार, ये है आपके प्यारे फारिस की बीवी का काम। सकीना इकबाल ने हैरत से देखा। फारिस ने आंखें बंद कर ली, जैसे समझ गया हो कि अब फिर इसकी बीवी कटहरे में खड़ी होगी। रुकैया खामोश खड़ी थी। विशाल जवेरिया का दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। नम आंखों में बेबसी की धुंध जमा हो गई। मेरा दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ी थी, गुस्से से आग बरसाती आंखें, और विशाल जवेरिया बेहद खामोश, जैसे सांस लेना भी भूल गई हो। उस इसको कोई काम नहीं आता, एक चीज सीधी नहीं होती इससे, एक आटा तक गूंदना नहीं आया इसे, हुमेरा ने ऊंची आवाज में कहा। विशाल सवेरिया ने कुछ ना कहा, अपनी जगह पर आंसू जब्त करती रही। फारिस उसी लम्हे नरमी से मगर मजबूत लहजे में बोला, अच्छा बॉस, पहले आप इसको काम ठीक से करना सिखाएं तो सही, फिर ही तो करेगी ना वो भी। हुमेरा ने तंसिया हंसी हंसी। वाह वाह वाह, कमाल है, हर बात पर तुम इसी का साथ देते हो। आज तो हद ही हो गई है फारिस। विशाल जवेरिया ने जब्त के बंधन टूटने लगे, उसकी आंखें भर आईं, होठ कांपने लगे। फारिस ने आहिस्ता से कहा, बस, इनको कुछ नहीं आता क्योंकि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं, मगर ये सीख रही हैं, और बहुत अच्छा सीख रही हैं। ये आटा गूंदना भी पहले सिखाए तो सही। ये सुनते ही फारिस की अम्मी सकीना इकबाल आगे बढ़ी और नरम लहजे में बोली, मेरा बेटा, फारिस सही कह रहा है, अभी वो बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। तुम इसे डांटो नहीं बल्कि समझाओ। हुमेरा ने तंज में कहा, बच्ची, पहली बार इतनी बड़ी बच्ची देखी है मैंने। विशाल जवेरिया ने आंसू पोंछते हुए होले से कहा, हमने वैसे ही किया जैसे रुकैया भाभी करती हैं। ये सुनते ही रुकैया भाभी आगे बढ़ी, उन्होंने विशाल जवेरिया के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। अरे कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें दोबारा तरीका बताती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगी। हुमेरा ने तपते हुए कहा, अरे कुछ बचाया होगा तो सिखाएंगी ना, कुछ है ही नहीं, आटे की बरनी पूरी खाली कर दी है। ये सुनकर फारिस ने कहा, मैं आटा ले आता हूँ, बेफिक्र रहे। अभी विशाल जवेरिया का शोहर, उसका मेहरम जिंदा है। घर की फिजा कुछ लम्हों के लिए खामोश और बोझल हो गई। विशाल जवेरिया सिक्कियां रोके खड़ी थी। मेरा नाराज होकर पीछे हट गई। रुकैया भाभी विशाल जवेरिया को संभालते हुए बावर्ची खाने की तरफ ले गई। और फारिस, वो चुपचाप घर से बाहर चला गया, मगर जाते जाते उसने विशाल जवेरिया की नम आंखों में देखा, और उसकी नजरों में एक ऐसा अहद था जो सिर्फ दिल में सुकून जो दिल से महसूस किया जा सकता है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। कुछ देर का बाद दरवाजा खुला। फारिस खामोशी से अंदर आया, बाजू में आटे का थैला थामे हुए। वो सीधा किचन में गया, जहाँ रुकैया भाभी और विशाल जवेरिया खड़ी थी। विशाल जवेरिया ने उसे देखकर हैरत से पूछा रुकैया ने उसे देखकर हैरत से पूछा, अरे फारिस, ये इतना ज्यादा। फारिस ने मुस्कुराते हुए ठेला आगे बढ़ा दिया। भाभी, ये बस देख लें। उसी लम, एक लम्हे के लिए उसकी नजर विशाल जवेरिया पर पड़ी। वो लबों की हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, परेशान ना हो। विशाल जवेरिया ने पलके झपक कर उसे देखा, दिल में एक अनजानी सी नरमी उतरती चली गई। फौरी बार फारिस वापस चल दिया। बावर्ची खाने से निकलते हुए उसके कदम हर हल्के मगर सोच से भरे थे। रुकैया भाभी ने आटा खोला और विशाल जवेरिया की तरफ देखकर बोली, चलो आओ, मैं आपको सिखाती हूँ।
सबसे पहले आटे में कभी भी एकदम पानी नहीं डालते, समझी? थोड़ा थोड़ा मुट्ठी में लेकर डालना होता है। विशाल जवेरिया ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखों में सीखने की चमक थी। रुकैया भाभी ने पानी से भरे आटे का थाल उठाया। अब सबसे पहले हम इस खराब आटे को ठीक करेंगे। विशाल जवेरिया ने हैरत से पूछा, ये कैसे ठीक हो सकता है भाभी? रुकैया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सब ठीक हो सकता है, बस तरीका आना चाहिए। तुम खुश्क आटा जरा जरा सा डालती जाओ। विशाल जवेरिया ऊपर से आटा छिड़कती गई और रुकैया भाभी माहिर हाथों से आटे को घुमाती गई। उनकी उंगलियों में एक ऐसा जादू सा था। आटा जैसे जैसे घूमता, वो गीले गुंद में से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता एक सख्त शक्ल लेने लगा। देखा, जब ये सख्त हो जाए ना, तो फिर पानी बहुत कम कर लेना चाहिए। बस हाथ थोड़ा सा गीला करो और यूं मुट्ठी मार मार कर दो इसे नरमी दो इसे। विशाल जवेरिया दंग होकर देखती रही। उसकी आंखों में हैरत और दिलचस्पी दोनों रक्स कर रहे थे। भाभी, ये तो बहुत ज्यादा आटा हो गया, ये तो तकरीबन 3 से 4 दिन का आटा हो गया है। रुकैया हंसी, तो क्या हुआ, ये फ्रीज हो जाएगा, बाद में काम आ जाएगा हमें। ऐसे हो सकता है क्या? विशाल जवेरिया ने परेशानी से पूछा। हाँ, हो सकता है। बस रोटी बनाते वक्त थोड़ी मुश्किल होती है, मगर घी से हल्की सी मालिश की तरह गूंदेंगे ना आटे को, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विशाल जवेरा ने फौरन सिर हिलाया। जी भाभी, समझ आ गया। रुकैया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब जो भी काम करना है, मेरी आंखों के सामने करना। अगर कोई गलती हुई तो मैं फौरन तुम्हें बताऊंगी। मैं हूं ना साथ तुम्हारे। विशाल जवेरिया ने शुक्रगुजारी सी निगाहों से उनकी तरफ देखा। जी ठीक है भाभी। किचन की फिजा में अब सुकून था। ना हुमैना की डांट थी, ना कोई घबराहट थी, और ना ही कोई बेचैनी थी। सिर्फ सीखना था, एक मोहब्बत थी, और कहीं दूर बारिश की खामोश सी परवाह का साया। अगले दिन का सूरज मंडे से झांकता हुआ टूटने लगा था। पीले, नर्म, हल्के से सुनहरी रंग की खुश रोशनी छत पर फैली हुई थी। विशाल जवेरिया इसी रोशनी की चमक से आंख खोलती है। वो एक लंबी थकी हुई अंगड़ाई लेती है। नींद आधी, थकन आधी, और जिंदगी का बोझ कहीं ज्यादा। उसके एंड बराबर में फारिस सोया हुआ था। आंख खुलते ही उसने सीधा विशाल जवेरिया को देखा। एक पल को वो चुप सा हो गया। उसकी आंखों में एक सवाल, एक दर्द, एक बेबसी थी। मैंने जिंदगी से क्या सोचा था, और मुझे क्या मिल गया? क्या वाकई यही मेरी तकदीर है? एक ये है जो चुपचाप मेरे रहन सहन को अपना रही है, और एक वो लड़की जिससे कभी मैंने मोहब्बत की, मगर महक मेरी ऐसी नाकाम मोहब्बत निकली। इसमें सहारा कम और ताने ज्यादा थे। जो गुर्बत पर हंसी, मेरे घर वालों को बुरा भला कहा, मुझे मासूम लड़की जो खुद ताने सुन रही है, जबकि ये जानती है इसकी एक फोन कॉल पर इसका बाप इसके लिए गाड़ी बेच देगा, मगर फिर भी यहाँ बेटी ताने सुन रही है। या रब, मैंने हमेशा तुझसे मेरे हक के लिए दुआ मांगी, तो क्या यही लड़की मेरे हक में बेहतर है? वो दिल ही दिल में सब सोचता रहा। चेहरा मगर मगर बेहद खामोश। फिर वो आहिस्ता उठ बैठा। विशाल जवेरिया ने उसकी तरफ देखा। विशाल जवेरिया, उठ गई आप? फारिस ने नींद से बेदार सी आवाज में पूछा। विशाल जवेरिया ने बस ठीक कहा। आवाज के अंदर वही पुरानी झिझक, वही बेइतबारी। आपको अगर पढ़ाई जारी रखनी है तो। वो बात भी पूरी ना कर पाया था कि विशाल जवेरिया जल्दी से बोल पड़ी। नहीं, हम क्या करेंगे पढ़कर, और वैसे भी वहां महक होंगी, हमें नहीं जाना वहां। हमें उस घर के किसी बंदे को दोबारा नहीं देखना। उसके लहजे में वो उसी रात की तकलीफ, वो सारी डांटें, वो सारी बेइज्जती छुपी थी। फारिस ने उसकी तरफ देखा, नरमी से, दुख के साथ, जैसे कह रहा हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर कह ना पाया। अच्छा ठीक है, फिक्र ना करें, टेंशन मत लें।
फारिस ने धीरे से कहा। विशाल सवेरिया ने फिर से बस हल्का सा जी कहा। नजरें नीची नहीं, आवाज कमजोर थी और दिल दिल तो थका हुआ था। फारिस कुछ लम्हे तक उसे देखता रहा, यूं जैसे वो उसके अंदर छुपा सा दर्द पढ़ रहा हो। विशाल जवेरिया बाल बांधने लगी, फिर चादर तह की और बराबर में बिछी रजाई समेटने लगी। फारिस खामोशी से सिर्फ उसे देखता रहा। विशाल जवेरिया की नजर मुसलसल झुकी रही, मगर वो जानती थी कि फारिस उस पर नजर रखे खड़ा है, शदीद मेरी खामोश मगर हमेशा वाली हिफाजत से भरी हुई। रजाइयां समेटने के बाद वो नीचे उतर गई। फारिस उसके पीछे उतर आया, नीचे नाश्ता किया, फिर दुकान पर चला गया। और विशाल जवेरिया वो सारी तकलीफों के वो सारी तकलीफों, सारी बातों और दिल में छुपी सारी लरजती कमजोरी के बावजूद घर की सफाई में लग गई। अनीता के साथ हाथ बटाते हुए वो अपने दिल के अंदर बस एक बात दोहरा रही थी, हमें किसी के सामने कमजोर नहीं होना, नहीं होना। और कहीं दूर फारिस के दिल में एक खामोश फैसला पकता जा रहा था कि वो इस लड़की को टूटने नहीं देगा। वो दुकान पर अपनी रोजमर्रा की भीड़ में मसरूफ था। गर्मी, ग्राहकों की आवाजें, तेल की खुशबू, हर चीज मामूल की थी। लेकिन फिर अचानक एक चीखती हुई निहायत बेअदबी भरी आवाज बोली, एक कचौरी वाले, एक कचौरी देना। फारिस ने माथा सुकेड़ कर ऊपर देखा और अगले ही लम्हे उसकी नजरें साफ कुन रह गई। वो महक थी, आंखों में वही पुरानी शैतानी हिकारत, भरी नजरों, भरी चमक जैसे बिगाड़ने आई हो। फारिस के चेहरे का रंग फौरन बदल गया। उसने सख्त लहजे में कहा, आप यहाँ क्यों आई हैं? अब क्या रह गया था बर्बाद करने को? महक ने मसनूई शरारत से आंखें फिराई। अरे अरे, इतना गुस्सा? मैं तो बस आपकी मोहब्बत की खातिर। खबरदार, फारिस कर जा। मोहब्बत लफ्ज अपने कंधे मुंह से मत निकालिए। महक को कभी किसी ने यूं नहीं टोका था, मगर वो ज्यादा हैरान तब थी कि ये फारिस था। उसने टोकना तो दूर, कभी उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी। वो एकदम भड़क उठी, मगर संभालते हुए कहा, अपने ग्राहक भगा रहे हो फारिस? आप मेहरबानी करें, यहाँ से जाएं। फारिस ने सख्ती से कहा। महक ने तंजिया हंसी हंसकर कहा, क्यों? कहीं तुम्हारी उस ढेर सी हुई ने देख लिया तो मार डालेगी। वैसे कहाँ है वो धरती का बोझ? फारिस का जब्त टूट गया। आवाज बंद करें अपनी। और आईना, मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना। महक लम्हा भर को रुक गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फारिस उसके लिए ये कह रहा है। चलो मैं मिल आती हूँ तुम्हारी बीवी से। वो तेज कदमों से मुड़ी। फारिस ने हाथ उठाकर रोका, आवाज में जहर भरा हुआ था। मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। मैं आपका साया भी अपनी बीवी पर नहीं पड़ने देना चाहता। अगर ना गई तो क्या ही कर लोगे? महक धीमी आवाज में बोली। फिर मुझे मजबूरन बड़े साहब को फोन करना पड़ेगा। फारिस ने मोबाइल निकाल कर कहा। ये सुनते ही महक के कदम डगमगा गए। उसने गुरूर में पिघल कर उसका गुरूर लम्हे भर में पिघल गया। 2 टके के नौकर, इतनी हिम्मत कि मेरे लिए धमकी, वो भी उस भैंस के लिए। फारिस ने गुस्से से उंगली दिखाई। वो मेरी बीवी है और मेरी दुकान पे जाएं। ये रहा दरवाजा, अपनी तस्वीर बाहर ले जाएं। महक तान पीसती हुई बाहर निकल गई। फारिस ने फौरन जफर शाह को कॉल मिलाई और सारी बात उसे तेजी से बताना शुरू कर दी। लेकिन ऊपर छत पर विशाल सवेरे झाड़ू लगाते लगाते रुक गई थी। पूरा मंजर ऊपर से साफ दिख रहा था। आज पहली बार उसके चेहरे पर वो दबी हुई जलन थी। फारिस की नजर उसका महक से यूं बात करना, महक का उसकी दुकान पर आना, ये सब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फारिस ने कॉल बंद की और ऊपर नजर उठाई तो विशाल जवेरिया ने फौरन मुंह फेर कर दूसरी तरफ रुख कर लिया। चेहरा सख्त, आंखें तंग, कदम तेज। फारिस ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर दिल ही दिल में सोचा, शायद महक को देखकर वो नाराज हो गई। शाह खानदान के किसी फर्द को देखना ही नहीं चाहती वो। लेकिन फारिस ये ना जान सका कि असल वजह शाह खानदान ना था, असल वजह महक भी ना थी।
असली वजह ये थी कि इशाल जवेरिया पहली बार फारिस को किसी लड़की से बात करते नहीं देख पाई, और उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ये एहसास आखिर क्यों इतना चुभ रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही महक घर में दाखिल हुई, हॉल में बैठे गफर शाह ने उसे तेज नजर से देखा। उनके माथे की शक्लें एक ही बात में कह रही थी, गलती हुई है, बड़ी गलती। आप वहां क्यों गई? जफर शाह की गर्जदार आवाज पूरे कमरे में फैल गई। मैं एकदम थटक गई, जैसे जुबान सारी जुबान गुंग हो गई हो। देख यार, उसने अपनी माँ जहां नारा की तरफ देखा, जैसे उनकी आंखों से मदद मांग रही हो। जफर शाह ने दोबारा सख्त आवाज में पूछा, मैंने कहा था ना उन लोगों से अब कोई वास्ता नहीं रखना। फिर क्यों गई और किस लिए गई? महक ने फौरन मासूम सा चेहरा बना लिया, जैसे अभी रो पड़ेगी। ताया जान, मुझे शाल जवेरा की बहुत याद आ रही थी। क्या करूं? उसने मुझे धोखा दिया, ठीक, मगर मैं तो हमेशा उसे अपनी अच्छी दोस्त मानती थी, अपना साया माना है। ये सुनते ही जफर शाह के चेहरे पर एक लम्हे को नरमी उतर आई, बिल्कुल वैसी नरमी जैसे कभी वो अपनी बेटी शाल जवेरा को देखकर महसूस करते थे। मगर अगले ही लम्हे वो दोबारा पत्थर बन गए। मैंने बस कह दिया, अब उस दहलीज पर कोई कदम नहीं रखेगा। अगर कभी वो रास्ते में भी मिल जाए तो बात करने की भी जरूरत नहीं। ये जुमला सुनते ही तेजी बेगम के जब्त का बंधन टूट गया। आंख से कतरा भी निकला। वो हर रोज हर रात अपनी बेटी विशाल जवेरा के लिए मरने जैसी थी। अचानक जहां नारा लपक कर आगे आई, चेहरे पर नकली हमदर्दी, दिल में जहरीली मक्कारी। अब क्या ही किया जा सकता है जिठानी की, संभालिए खुद को। हमारी शाल जवेरा ने काम ही ऐसा किया जो किसी नाक कटवा दी, सारा खानदान हंसी का निशाना बना दिया। तेजी बेगम हिचकी लेकर रो पड़ी। जफर शाह ने आंखें बंद करनी, गुस्से से, दुख से, लाचारी से। फिर दोनों हाथ पीछे बांधकर सख्त लहजे में बोले, बस, ये आखिरी फैसला है। अगर आइंदा मैंने सुना कि कोई भी शाह हाउस में रहने वाला शख्स विशाल जवेरिया या उस घर के आसपास भी है, तो वो शख्स फिर यहाँ इस मेरे शाह हाउस में कदम भी ना रखे। ये कहकर वो गुस्से से कदम मारते हुए ऊपर चले गए। नीचे तेजी बेगम फूट फूट कर रो रही थी। जहान आरा ने फौरन ड्रामाई अंदाज में उन्हें सहारा दिया, जैसे कोई वफादार रिश्तेदार हो। इसी दौरान निम्रा भाभी आगे आई, मगर तेजी बेगम ने उन्हें एक कड़ी नजर से देखा, जिसे समझने के लिए अल्फाज की जरूरत न थी। निम्रा फौरन पीछे हट गई। फिर महक आगे आई, अपनी मक्कार मुस्कुराहट छुपाते हुए बोली, ताईजान, बस करें, सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। तहजीब बेगम ने लरजती आवाज में कहा, हाँ बेटा, अब आप और लाइबा ही हमारी बच्चियां हैं, हमारी शाल जवेरिया। पता नहीं क्यों ऐसा कदम उठा बैठी, आखिर क्यों गुनाह किया उसने? ये सुनते ही कोने में खड़ी लाइबा दिल में चुभने वाली टेस ले उठी, क्योंकि असल सच तो लाइबा अच्छी तरह जानती थी। वो जानती थी कि शाल जवेरिया बेकसूर थी, सब कुछ उसकी बहन और उसकी माँ ने मिलकर किया था। लेकिन वो खामोश थी, कुछ बोल ना सके, क्योंकि उसकी माँ जहानारा उसकी जबान पर सख्त ताले डाल चुकी थी। और निम्रा, वो तो बेबस थी। फहाद हर रोज उसे धमकी देता, मुंह खोला तो तलाक दे दूंगा। और यूं पूरे शाह हाउस में हर औरत बोल सकती थी सिवाय उन दो के जिन्हें हकीकत सबसे ज्यादा मालूम थी। और इस सारे खेल में सिर्फ एक शख्स की बर्बाद जिंदगी बर्बाद होती रही, शाल जवेरिया की। क्योंकि सच्चाई को सबने या तो दबाया, या तो खरीद लिया था, या झूठ की चादर से ढांप दिया। दिन मामूल के मुताबिक गुजरा, रात घनी हो चुकी थी। गली के इस कच्चे घर में बस मध्यम सी रोशनी और दूर से आती कुत्तों की भौंक थी। फारिस दुकान बंद करके आया तो हर तरफ वही मामूल की खामोशी बिछ चुकी थी। अनीता बर्तन समेट कर अंदर जा चुकी थी। ऊपर छत पर सिर्फ दो लोग थे, फारिस और शाल जवेरिया। वो धीरे से आई, हाथ में चली मच्छर की कोयल लिए, बगैर आवाज किए उसने एक किनारे पर रखा और खुद फर्श पर अपने बिस्तर पर बैठ गई। बालों की लट कान के पीछे थी।
फारिस ने उसे देखा। आज वो कुछ बदली हुई थी। आज आप बहुत चुप हैं, आज उसने आहिस्ता से कहा। विशाल जवेरिया ने एक पल को उसे देखा, फिर नजर झुकाकर बोले, हम ऐसे ही रहते हैं। वो रजाई ओढ़ने ही लगी थी कि उसके हाथ ठहरे। आवाज टूटी हुई थी। फारिस ने उसे देख फारिस उसे देखता रहा, जैसे उसके दिल के अंदर की धीमी सी चीख सुन रहा हो। कुछ लम्हे गुजरे, फिर उसने धीरे से कहा, आज महक आई थी। विशाल जवेरिया के हाथ थमे, मगर चेहरे पर कोई तासुर न आया। हमने देखा था, उसने बस इतना कहा। फारिस ने सारी बात उसे बता दी। महक की वो नकली मासूम सूरतें, उसके बहाने, उसकी बातें, सब। विशाल जवेरिया खामोशी से सुनती रही। फारिस ने फिर से कहा, देखें, आप फिक्र ना करें, मेरे दिल में अब महक नहीं है। विशाल जवेरिया ने हल्का सा तंज या सांस लिया, करवट बदल कर उसे देखा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो हो या ना हो। और वैसे भी महक आपकी पहली मोहब्बत है। पहली मोहब्बत को भूलना आसान नहीं होगा। फारिस उसे मुसलसल देख रहा था। आज पहली बार उसे विशाल जवेरिया के लहजे में जलन महसूस हुई। विशाल जवेरिया ने बात जारी रखी। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? वो अच्छी हैं, बात कर लें भले। फारिस ने गहरी सांस ली, उसे गौर से देखा। अच्छा? विशाल जवेरिया ने बस कहकर खामोश हो गई। फिर फारिस उसके करीब बैठा धीरे से बोला, आप बीवी है मेरी, पूरा हक है आपको। विशाल जवेरिया के दिल पर जैसे कोई चोट लगी। जबरदस्ती का लाया हुआ बोझ है हम। फारिस के दिल में कुछ शिद्दत सा सड़ा। बिल्कुल नहीं। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत क्या होती है वो अब मालूम हो रही है। विशाल जवेरिया ने उसकी तरफ देखा। चेहरा पल में नर्म भी हुआ और भारी भी, मगर बगैर कुछ कहे करवट बदल कर सो गई। फारिस उसे देखता रहा। लबों पर खामोश सी मुस्कुराहट आ गई। वो सोच रहा था, ये लड़की जितनी चुप है उतनी ही दिल के अंदर शोर रखती है। चांद कुछ ऊपर था। मच्छर कॉइल से आता धुआं सुकून भर रहा था। और फारिस देर तक मुस्कुराता रहा। पूरे 6 महीने ही गुजर गए, आहिस्ता, बगैर शोर किए, जैसे जिंदगी खुशी से जख्म भी भर देती है और रास्ते भी बदल देती है। विशाल जवेरिया घर के छोटे मोटे काम करने में लगी थी। झाड़ू लगाना, हल्की फुल्की सफाई करना, कोई सब्जी काटनी हो तो टेढ़ी मेढ़ी मगर सही काट ही देती थी। सकीना इकबाल अक्सर उसकी मदद करती, उसे सिखाती, ऐसे नहीं बेटी, ऐसे देखो, ये कितना सीधा होता है। विशाल जवेरिया सर झुकाकर फिर से कोशिश करी, और सकीना इकबाल के लबों पर एक माँ जितनी दुआ मुस्कुराहट आ जाती। मेरा कभी कभी उसे कमी महसूस करवाने की कोशिश करती, चुटेल लहजे में कुछ कह देती, मगर रुकैया भाभी फौरन उसकी तरफदारी कर देती। रुकैया भाभी दो टोक लहजे में कहती, मेरा बस, सब वक्त के साथ सीख जाते हैं, कोई पैदाइशी माहिर नहीं होता। मेरा खामोश हो जाती, मगर अंदर ही अंदर जलती रहती। मगर रुकैया भाभी की वजह से विशाल जवेरिया को कभी किसी की कमी का एहसास ना होने दिया। विशाल जवेरिया अब घर वालों से बातें करने लगी थी, उनके साथ घुल मिल गई थी। उसके अंदर जिस्म में, चेहरे में थोड़ी सी नरमी, थोड़ी सी चमक भी आने लगी थी, जैसे कोई दबी हुई कली धीरे धीरे से खिलने लगे। आती भी कैसे नहीं, उसकी स्ट्रेस की बीमारी जो खत्म होने लगी थी। दूसरी तरफ शाह हाउस में तबाही के बीच फूटने लगे थे। महक और उसकी माँ जहां नारा की चालाकियां अब जोर पकड़ चुकी थी। जहां नारा अपने खेल उस मकान तक पहुंचा दिए थे कि उसका बेटा फहद ऑफिस की आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां संभाल बैठा था। वो हर वो काम कर रहा था जो उसकी माँ चाहती थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा ताकत उनकी तरफ आए। जबर शाह ऑफिस में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, ना बिजनेस में। वो खुद टूटे हुए इंसान की तरह खामोश रहने लगे थे।
वो हाथ बड़ी आसानी से बाप जलाल शाह की आंखों में धूल झोंक रहा था। बेटे तहजीब बेगम अपने कमरे में बैठे बैठे सिर्फ बेटी की याद में रहती, उसकी तस्वीर देखती रहती। मगर वो जानती थी कि उसकी बेटी बहुत जिद्दी है और शायद अब उसने सारे ताल्लुक खुद खत्म कर दिए हैं। तहजीब बेगम का दिल टूटता, मगर वो खामोश रह जाती। उधर इशाल जवेरिया को कभी कभी अपनी माँ की याद आती, मगर वो दुख से भरी रात, वो सारे अल्फाज, वो सब उसे याद आ जाते जो उसके बाप ने उस पर एतमाद न करके कहे थे। वो खुद ही खामोश हो जाती थी, दिल सहलाने लगती, आंसू वापस निकल लेती। मगर उस खामोशी दर्द के बावजूद वो यहाँ खुश रहने लगी थी। जोया की चटपटी बातों से उसे मजा आने लगा था। हंसी आ जाती, दिल हल्का सा हो जाता था। हुमेरा के तानों पर कभी हंसते हंसते टाल देती, कभी दिल दुख जाता, मगर वो बर्दाश्त करना सीख गई थी। अनीता अक्सर सिलाई करते हुए उससे बातें करती, विशाल सवेरे उसके पास बैठ जाती। अनीता के नरम लहजे से उसे घर जैसा एहसास मिलता। घर के छोटे बच्चों से तो उसका दिल बिल्कुल बहल गया था। पूरिया और अम्मार के साथ वो हंसी मजाक शरारतें सब कुछ करने लगी थी। वो दोनों उससे लिपट लिपट कर बातें करते थे। इकबाल साहब तो उससे बाप जैसा सलूक रखता, उसकी हर बात पर शफकत से पेश आता। मगर हमजा, वो इशाल जवेरिया से बात तक ना करता। वजह वही थी जो कभी उसने किसी से ना कही, फारिस से हसद। ऐसी हसद जो उसे खुद भी समझ नहीं आती थी। वो चुप रहता, मगर अंदर से जलता रहता। 6 महीने जैसे आहिस्ता आहिस्ता इशाल जवेरिया के जख्मों पर मरहम रखते गए, और वहीं शाह उसमें एक ऐसा तूफान जमा होता गया जो फूटा तो बहुत कुछ बहा ले जाएगा। शाम अपना हल्का साया घर की दीवारों पर फैला रही थी। विशाल जवेरिया अनीता के साथ बैठी थी, मगर घर के अंदर वही पुराना शोर, वही तलखी, हुमैरा के लफ्ज आज भी तेज थे। रुकैया भाभी तो सही है, उनका मैका दूर है, 2-3 दिन आराम मिल ही जाता है। मेरी तो किस्मत ही ढली है, मैका सामने वाली गली में ही है। अरे आराम ढूंढने भी नहीं जा सकती मैं तो। विशाल जवेरिया ने अपनी नजरें झुकाई, दिल जैसे एक लम्हे को फिर वहीं जा रुका जहां जख्म भरने से पहले ही दोबारा छिल जाते थे। वो खामोशी से किचन में आई। हम मदद कर दें आपकी? एक छोटा सा जुमला, मगर हिम्मत बढ़ी थी। मेरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, वो नजर, वही नजर जो इंसान की इज्जत को रेता रेता कर देती है। रहने दो बीबी, तुमसे एक काम नहीं होता, और नुकसान वो अलग उठाना पड़ता है। विशाल जवेरिया ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, हम नहीं करेंगे नुकसान, आप बताएं। हुमेरा ने तंजिया हंसी हंसी, वो हंसी जो दिल को चीर कर रखते। तुम्हारा शोहर तो कुछ कहता ही नहीं तुम्हें, तुम्हारी तरफ से किए गए इतने नुकसान मुस्कुराते हुए उठाता है जैसे ये कोई फिल्म हो, वो हीरो और तुम कहीं की हीरोइन हो। विशाल जवेरा का दिल सीने में सिमट गया। हमेशा की तरह वो चुप रही। मीरा ने आटे को साइड में रखते हुए कहा, सारी जिम्मेदारियां तो मेरे ही सर पर हैं। भाई सकीना और इकबाल साहब की आवाज आई, हुमेरा बस भी करो। मगर हुमेरा खामोश कब रहने वाली थी? क्या करूं मैं? एक अनीजा मैडम है, सिलाई से फुर्सत ही नहीं। जोया बस बर्तन धोती है, और खाना, रोटी, सफाई भाभी मैके जाने के बाद मेरे जिम्मे है। और ऊपर से ये बीबी जी। विशाल जवेरिया ने धड़कते दिल के साथ कहा, आप चाहें तो हम ये चावल बना दें? मेरा ने पहली बार उसे कुछ ना कहा, जैसे इम्तिहान लेने के लिए तैयार हो। विशाल जवेरिया ने चावल बनाना शुरू किए, मगर उससे गलती हो गई, और वो गलती बहुत जल्द ही हुमेरा पकड़ने वाली थी। काफी देर बाद हुमेरा बावर्ची खाने में आई। बन गए चावल? विशाल जवेरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, अब तक तो बन गए होंगे। मेरा ने जैसे ही देगची का ढक्कन खोला, एकदम चीखी, हाय मेरे रब, ये क्या चावल बनाए हैं या लई बना दी? विशाल जवेरिया ने हैरत से देखा और आंखें नम कर दी। मेरा देगची उठाकर बाहर लाई और कहा, अम्मी, एक और कारनामा अंजाम दे दिया है आपकी लाडली बहू ने। हमजा वहीं बेटा सब देख रहा था।
उसकी आंखों में वही पुरानी जलन, वही बोक्स था। ये लड़की है कि क्या? 6 महीने हो गए और इसको अभी तक चावल बनाने नहीं आए। विशाल जवेरा के कदम काम गए, मगर वो टूटी नहीं, वो बस खामोश रही। इकबाल साहब नरमी से बोले, अरे हमजा, छोड़ दो, बच्ची है, सीख जाएगी। मगर हुमेरा को जैसे आग लगी हो। कितना और सिखाएं हम? शुक्र है बर्तन नहीं धोती, वो भी तोड़ कर रख देती। विशाल जवेरा के आंसू अब खुलकर बहने लगे। दिल भर आया, वो दुख गई, मगर वो फिर भी कुछ ना बोली। अनीता आगे बढ़ी, विशाल जवेरिया का सहारा बनते हुए। ऐसा ना कहें भाभी, सीख जाएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता। मगर हमजा एकदम खड़ा हुआ, सख्त बेरहम पत्थर जैसे लहजे में बोला, बस, मैं आज फैसला करता हूँ। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और ये फैसला मेरा है। ये लड़की आज से इस घर में नहीं रहेगी। विशाल जवेरिया का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उस लम्हे जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों से खिसक गई। आंसू रुक गए, सांस टूट गई, और उसके अंदर कहीं बहुत गहरी जगह पर एक चीख उठी जो बाहर ना आ सकी। घर में सन्नाटा छा गया, सिर्फ विशाल जवेरिया की धड़कनों की टूटती आवाज बाकी रह गई। उसके सामने उसकी जिंदगी का एक और दरवाजा बंद कर दिया गया था। घर की फिजा एकदम तनाव से भर गई थी, जैसे लफ्जों की तेजी हवा में तीर चला रही हो। ये घर मेरा है। इकबाल साहब की भारी आवाज ने पूरे आंगन में गूंज पैदा कर दी। सबके चेहरों पर हैरत जम गई। हमजा, तुम्हें इस घर से किसी को निकालने का कोई हक नहीं। और रही बात बहू के नुकसानात की, उन्होंने शदीद लहजे में कहा, आज तक इसने जितने भी नुकसान किए हैं, फारिस ने उन सबका अजाला किया है। वो मेरा वाहिद बेटा है जो इस घर का पूरा राशन लाता है और अपनी बीवी के किए हुए नुकसानात की भरपाई भी करता है। हमजा के चेहरे का रंग उतर गया, हुमेरा की जबान जैसे पकल उफल हो गई। फिजा में खामोशी एक ठंडी परछाई उतरने लगी और वो इशाल जवेरिया चुपचाप खड़ी थी। आंसू उसकी पलकों से निकलकर रुखसारों पर बह रहे थे, बगैर आवाज के, बगैर किसी शिकायत के। इकबाल साहब ने उसके करीब आकर आहिस्तगी से उसके सिर पर हाथ रखा, एक बाप जैसा लम्स दिया, नरमी, मोहब्बत, जिसने विशाल जवेरे के दिल की कुर्ब में हल्की सी गर्मी भरी। बेटी, रो मत, सब सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता। विशाल जवेरिया ने नर्म आवाज में कहा, रुकैया भाभी कब आएंगी? सकीना इकबाल आगे बढ़ी, निहायत प्यार से विशाल जवेरा के सिर पर विशाल जवेरे के आंसू साफ करते हुए बोली, आ जाएगी बेटी, तुम फिक्र ना करो, तुम खुश रहो, बाकी सब हो जाएगा। पीछे खड़ी हूँ मेरा अब भी जलती आंखों से देख रही थी। उसके होठों पर जहर भरा तंक लौटा। इस महारानी को कोई कुछ नहीं कहता, अमीर बाप की बेटी जो ठहरी। ये जुमला विशाल जवेरा के दिल में तीर की तरह लगा। आंखें दोबारा भर जाने लगी, मगर वो खामोश रही। तब ही इकबाल साहब की सख्त आवाज गूंजी, फिर उभरी, ऐसी जो किसी को मजीद बोलने की जरूरत ना दे, बस, बहुत हो गया। अब कोई एक लफ्ज भी नहीं कहेगा मेरी बहू को। सहन में लम्हा भर को सन्नाटा छा गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। पीछे से अनीता जल्दी से चावल की देगची उठाकर ले गई, चेहरे पर घबराहट थी। अब्बू, मैं इन चावलों में दाल डालकर खिचड़ी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें। और यूं बेशुमार तलखियों, इल्जामों और आंसुओं के बाद घर में थोड़ी देर के लिए सुकूत उतर आया। लेकिन ये सुकूत वो खामोशी नहीं होती जो सुकून लाए। ये वो खामोशी थी जो के तूफान से पहले आती है। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सहन में दस्तरखान पर सब खामोशी से बैठे खाना खा रहे थे। ना किसी ने कुछ कहा और ना ही किसी ने कुछ देखा, जैसे लफ्ज भी थकन से चूर होकर दीवारों से चिपक गए हों। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। अनीता बर्तन समेटने लगी, जोया खामोशी से बर्तन बर्तन धोने में लग गई, और विशाल जवेरिया आहिस्ता से उठकर फारिस के साथ ऊपर छत की तरफ चल दी। छत पर ठंडी हवा उन दोनों के इर्द गिर्द बह रही थी। दोनों आसमान के साए तले साथ साथ लेटे हुए थे। फारिस ने उसे गौर से देखा।
उसके चेहरे पर उदासी की हल्की सी नमी थी। आज बहुत उदास लग रही हैं? फारिस ने धीमी आवाज में पूछा। शाल जवेरिया ने फौरन नजरें चुरा ली। नहीं, कुछ नहीं, हम ठीक हैं। फारिस ने उसकी थोड़ी ऊपर की और नरमी से बोला। बात बताएं, दिल हल्का हो जाएगा। शाल जवेरिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा। कुछ नहीं हुआ, बस आज भी मुझसे हमसे नुकसान हो गया। फारिस हंस दिया। अच्छा, आज क्या हुआ? शाल जवेरिया बेहद मासूमियत से कहा। चावल का। फारिस की हंसी छूट गई। हुमेरा के हाथों से आज तो आप पक्का पीटी होंगी। विशाल जवेरा ने लब भींच कर कहा। आप हंस रहे हैं? हम इतना नुकसान करते हैं आपका और आप कभी कुछ कहते ही नहीं, बल्कि उल्टा हमारे लिए लड़ते हैं सबसे। फारिस उसे देखता ही रह गया। वो बोलती गई, दिल से, सच्चाई से और मोहब्बत से। आप कभी कुछ नहीं कहते, जबकि होना तो ये चाहिए था कि सबसे ज्यादा नाराज आप होते। फारिस नरमी से बोला। अब आप बेगम हैं हमारी। आपके लिए नहीं लड़ूंगा तो किसके लिए लड़ूंगा? विशाल जवेरिया ने करवट बदलकर उसकी तरफ देखा और आहिस्तगी से पूछा। मगर आप तो महक आपको तो महक पसंद थी ना? फारिस के चेहरे का रंग बदला। एक झटके से उसने विशाल जवेरिया की कमर थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। विशाल जवेरिया की सांस अटक गई। फारिस की आवाज में खरोशी थी मगर गहरी। पसंद तो हमें हानिया आमिर और सबा कमर भी हैं, तो क्या उनके लिए अपनी बीवी को नजरअंदाज कर दें? विशाल जवेरिया ने हैरत ज़दा आंखों से उसे देखा। फारिस ने मजीद सीने से लगाकर कहा। और रही बात महक की, तो मुझे उससे नफरत है। आइंदा आपके इस खूबसूरत मुंह से उसका नाम भी ना लेना। विशाल जवेरिया की पलकें लरक गईं। सांसें फिर से बेकायदा होने लगी। फारिस की आवाज में सच्चाई थी, शिद्दत थी, मोहब्बत थी। मुझे आपसे उस वक्त मोहब्बत हुई थी जब आपने मेरे घर के रहन सहन को अपनाने की कोशिश की, बगैर किसी शिकवे के, बगैर किसी फख्र के। ये ना कहकर कि आप अमीर घर की शहजादी हैं। शाल जवेरिया धीरे से बोली। आपको हम वाकई पसंद हैं? फारिस ने मुस्कुराकर कहा। हाँ। शाल जवेरिया ने हिचकिचाते हुए कहा। मगर हम बहुत मोटे हैं। फारिस ने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया। रूह से इश्क होता है बेगम, हुस्न तो वक्त का खेल है। और वैसे भी शायद मैं ही ध्यान नहीं रख रहा, तभी आप पहले से कमजोर होती जा रही हैं। विशाल जवेरिया ने फौरन नफी में सिर हिलाया। हमें बीमारी थी। डॉक्टर्स कहते थे कि अगर हम खुश रहने लगेंगे तो वजन खुद ही कम होता जाएगा। फारिस ने आहिस्ता से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। तो मतलब आप खुश रहने लग गई हैं मेरे साथ? शाल जवेरिया उसके सीने से लग गई। उसके दिल की धड़कनें फारिस की धड़कनों में घुलने लगी। फारिस ने मुस्कुराते हुए पूछा। बताएं बेगम। विशाल जवेरिया ने आहिस्ता से सिर हिलाया। जी। फारिस ने उसके कान के करीब लब रख कर खरगोशी की। काश ये खुला आसमान न होता। विशाल जवेरिया शर्मा कर मजीद उसके सीने में सिमट गई। फारिस ने उसके बालों पर बोसा दिया और कहा। आए, आसमान देखते हैं और बातें करते हैं। विशाल जवेरिया सीधी लेट गई। फारिस भी उसके साथ। दोनों की नजरें तारों तारों भरे आसमान पर थीं। एक दूसरे की पसंद, नापसंद, बचपन की शरारतें, दिल की बातें, सब उस ठंडी रात के सुकूत में बहने लगा। विशाल जवेरिया कहती जाती, फारिस सुनता जाता। फारिस कहता जाता, विशाल जवेरिया हंसती जाती। और इसकी हंसी में फारिस की मुस्कुराहट बसी हुई थी। वो दोनों अपनी बातों और हंसी में गुम थे। हर लम्हा मोहब्बत और खुशी से भरा हुआ था, मगर नीचे एक मुकम्मल अलग दुनिया थी। फारिस का अपना सगा भाई हमजा और उसके साथ हुमेरा खामोशी से खतरनाक साजिश रच रहे थे। हमजा ठंडी पर खतरनाक आवाज में कहा। बस, अब बहुत हुआ। मेरा खामोशी से सर हिलाया और दोनों ने दुकान का ताला खोला। अंदर छोटू खामोशी से सो रहा था, मगर हमजा ने बेहद आराम से दूसरी चाबी से दुकान का गल्ला खोला और सारे पैसे चुपके से निकाल लिए।
मेरा उसके साथ खड़ी थी। कल्ले को दोबारा लॉक लगाया और दुकान के बाहर ताला लगा दिया। मेरा ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, इसे आधे आधे कर दें। हमजा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, एक और काम बाकी है, सब्र करो। उसने पेट्रोल छलकना शुरू किया और मेरा दिल कांपते हुए होठों से निकला, ये क्या कर रहे हैं आप? अंदर छोटू सो रहा है। हमजा ने बुला खौफ कहा, तो क्या करें, उसे बाहर निकालें और फिर आग लगा दें? हुमेरा ने आवाज में लर्जिश के साथ कहा, नहीं, ये गलत है। वो बच्चा है, उसकी जान जा सकती है। हमजा ने धीरे धीरे से कहा, 3 गुना पैसे दूंगा, बस खामोश रहो। मेरा का जमीर जाग उठा। उसके उस दिल में खौफ और तरस के साथ बोझ भरा गया। नहीं, मैं ये खून से लटे हुए पैसे नहीं चाहती। मेरी भी औलाद है, कल को कुछ हुआ तो? हमजा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं होगा, आपको ज्यादा लगने से पहले ही रोक दिया जाएगा। इतने में दुकान के अंदर से छोटू की धीरे से आवाज आई, कौन है बाहर? बाहर कौन है? हमजा ने नरमी से जवाब दिया, लगता है छोटू ने हमें देख लिया। अब जो कर रहा हूँ करने दो, वरना फंस जाएंगे। मजबूरन हुमेरा ने उसका साथ दिया। पेट्रोल छिड़क दिया और आग भड़क उठी। छोटू अंदर था, खौफ सदा चीख रहा था। हुमेरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, मुझे नहीं होगा, ये दुकान जल गई, दुकान। ऊपर छत पर फारिस और इशार जरूरी अपनी हंसी में गुम थे, मगर ये शोर सुनकर फौरन नीचे की तरफ दौड़े। मेरा ने डरते हुए कहा, देखो देखो, दुकान में आग लग गई, आग लग गई। फारिस ने एकदम कहा, अंदर छोटू भी है। सब बाहर की तरफ भागे। हर लम्हा खतरे और दहशत से भरा हुआ था। छोटू की जान, दुकान की आग और हमजा की साजिश, सब एक साथ छुप छा गए थे। विशाल जवेरा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। फारिस के हाथ में ताकत थी, मगर उनकी खुशियों की दुनिया एक लम्हे में खौफ की लपेट में आ गई थी। गली में भड़कती हुई आग, धुआं, चीखें, हर तरफ हलचल मची हुई थी। फारिस सबसे आगे खड़ा, पूरी जान लगाकर दुकान के बाहर लगी आग पर पानी फेंक रहा था। उसके लहजे में घबराहट थी, मगर कोशिश पूरी ताकत थी। जल्दी पानी दो, आग फैल रही है। वो बार बार बाल्टी भरकर बाहर का शोला बुझाता रहा, फिर जोर लगाकर ताले को ठोकरें मारी। ठन ठन ठन, ताला तो टूट गया। फारिस ने एक झटके से शटर ऊपर खींचा, लेकिन सामने जो मंजर था वो देखकर उसके कदम डगमगा गए। अंदर घी और तेल के डब्बे फट चुके थे। एक पूरी साइड छोलों में लिपटी हुई थी। आग ऐसे भड़क रही थी जैसे दीवाना वार हो गई हो। और पीछे, बिल्कुल पीछे, छोटू दीवार से लगा कांप रहा था। छोटू की फटी हुई आवाज गूंजी, भाई, फारिस भाई, बचाएं मुझे। बाहर सबके रोने की, चीखने की आवाजें गूंज रही थी। सकीना इकबाल दोनों हाथों से सर पकड़े रो रही थी, या अल्लाह, मेरा बच्चा, कोई बचाओ इसे। इकबाल साहब आंसू बहाते हुए बार बार कह रहे थे, छोटू पुत्र, हिम्मत रख, मैं आ रहा हूँ। अनीता हिचकियां लेकर चीख रही थी, कोई आए, कोई आग बुझाए, छोटू अंदर है। फारिस साहब के सामने बेख्तियार बढ़ा, लेकिन धुआं इतना था कि नजर तक नहीं आ रही थी। वो आगे गया, पीछे हटा, फिर दोबारा कोशिश की, मगर रास्ता न बन सका। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पे विजिट करें। अच्छा, आप जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देख कर चले जाते हैं, तो ऐसे ना किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें प्लीज।